तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या चैनल पर। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन को लेके, यानी मानव में जो चीज़ जो तंत्र या सिस्टम्स जितने भी होंगे हम सब कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था जितना भी हमने जैसे पोषण एवं पोषक तत्व देखे थे वो सब कवर करे थे। तो आज की क्लास हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मानव को लेके कि ह्यूमन क्या है, उसमें कौन कौन से तंत्र हैं, कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं, वो सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन। हेडिंग रहेगी हमारी ह्यूमन, मानव, यानी मानव इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमन। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी चीज़ें मानव के बारे में होंगी हम उसको 1 बाय 1 डिटेल आपको प्रदान करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव को लेके बात आती है उसका वैज्ञानिक नाम। तो जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सैपियंस। हर किसी को मालूम होगा वर्तमान में क्या है, होमो सैपियंस। होमो मतलब होता है उसका वंश, और जो सैपियंस है उसका मतलब होता है जाति। जो होमो होता है ये इसका वंश होता है। किस वंश से है, होमो वंश से। जाति पूछ लेगा तो क्या कहेगा, सैपियंस। तो जाति हो जाएगी सैपियंस। होमो हो जाता है वंश और जाति होती है सैपियंस, इसलिए कहते हैं होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सैपियंस। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो सजीव होते हैं टोटल 5 जगत पद्धति होती हैं। सजीवों की टोटल 5 जगत पद्धति होती है, लिख लेना। सजीव की कितनी 5 जगत प्रणाली होती हैं। 5 जगत पद्धति या 5 जगत प्रणाली होती हैं। और ये जो दिया था वो वीटेकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। कह देगा कि 5 जगत प्रणाली किसने दिया, तो 5 जगत प्रणाली दिया वीटेकर नामक साइंटिस्ट थे। वीटेकर ने दिया था 5 जगत प्रणाली को। का पूरा नाम देखोगे तो RH वीटेकर कहा जाता है। मानो तो लिख लेना RH वीटेकर। ठीक है, RH वीटेकर इसका नाम हो जाएगा, RH वीटेकर ने दिया। ठीक है, तो जो 5 जगत प्रणाली है वो RH वीटेकर नामक साइंटिस्ट ने दिया। टोटल 5 जगत होती हैं, उसमें से देखते हैं कौन कौन सा। तो जो पहला होता है मोनेरा, जो पहली जगत प्रणाली हो जाएगी उसका नाम हो जाएगा मोनेरा। अब मोनेरा में क्या क्या चीज़ आती हैं वो देखेंगे। जो मोनेरा में आती हैं जैसे कि देखेंगे जीवाणु, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो किस में आते हैं, मोनेरा में। जैसे कि नील हरित शैवाल, ये भी इसी में आते हैं, किस में, मोनेरा में। और जो नील हरित शैवाल है, कहा तो जाता है शैवाल है, शैवाल लिख रहा है ना, नील हरित शैवाल, लेकिन शैवाल ना होकर ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, इसे क्या साइनोबैक्टीरियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरियम। ठीक है, तो नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरियम भी कहते हैं। इसकी एक खास बात बताता हूँ। जो ये साइनोबैक्टीरियम है ये प्रथम प्रकाश संश्लेषणी जीव है। ये क्या है, ये इनकी खासियत ये है, पहला जो प्रकाश संश्लेषण जो जीव है वो है साइनोबैक्टीरियम। इन्होंने ही पहली बार प्रकाश संश्लेषण किया। क्या है, प्रथम प्रकाश संश्लेषणी क्या है, जीव है ये, जीव। और O2 का उत्पादन किया था। जब प्रकाश संश्लेषण किया तो क्या किया गया, O2 का उत्पादन किया इन्होंने सबसे पहले। यानी कह देगा कि जो प्रथम प्रकाश संश्लेषणी जीव कौन है, तो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरियम। किस जगत में आता है, तो ये मोनेरा जगत में आता है। 5 जगत हैं, पहला जगत हमने देखा मोनेरा है। दूसरा हो जाएगा प्रोटेस्टा। दूसरा जगत देखेंगे हम प्रोटेस्टा। ठीक है, प्रोटेस्टा। इसमें एक चीज़ और लिख लेना, इसमें क्या आता है, साइनोबैक्टीरियम तो आता भी है, एक होता है माइकोप्लाज्मा, माइक्रो नहीं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माना जाता है माइकोप्लाज्मा को। और उसके अलावा साइनोबैक्टीरियम भी है, मोनेरा फैमिली में आता है। प्रथम
प्रकाश संश्लिष्ट जीव तो कौन हो जाएगा, साइनोबैक्टीरियम हो जाएगा या नील हरित शैवाल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जगत देखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा, इसके बारे में देखते हैं इसमें कौन कौन आएगा। प्रोटिस्टा में इसमें आ जाएंगे प्रोटोजोआ, युगलीना और डायटम्स। प्रोटोजोआ, युगलीना, डायटम्स। प्रोटोजोआ आ जाएगा जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम आ गया, ये प्रोटोजोआ आ जाते हैं। जैसे पैरामीशियम, अमीबा ये किस में आ जाते हैं, ये प्रोटोजोआ में आ जाते हैं। किस जगत में बोलेगा तो प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, युगलीना कह देगा किस जगत में, प्रोटिस्टा जगत में। डायटम्स कह देगा किस जगत में, तो हमारा ये प्रोटिस्टा जगत में आ जाएगा। एक चीज़ और खास बात बता रहा हूँ, देखो तो प्रोटिस्टा फैमिली में ये जो डायटम्स हैं, ये डायटम्स की कोशिका भित्ति बनी होती है सिलिका की, सिलिका वही रेत। ठीक है, और इसका आकार लगभग साबुनदानी के जैसा आकार का होता है। साबुनदानी देखोगी चौकोट टाइप की, तो जो डायटम्स होता है उसकी जो आकृति होती है सिलिका के आकार की होती है। अब कहोगे कि ये क्या चीज़ होती है, तो एक चीज़ की खास बात बता देता हूँ मैं, इसको कोशिका में भी बताऊँगा। जब सेल्स हमारी चलेंगी तो मैं वहाँ पर भी इसका जिक्र कर दूँगा कि डायटम्स क्या होता है। तो डायटम्स होता है जनरली, अगर देखा जाएगा कि किसी की अगर मौत होती है, ठीक है, फिल्मों में बहुत देखा होगा आपने, अगर किसी की मौत होती है तो क्या होता है, देखो जैसे डूबने से हुई या फिर पहले से मार दिया गया है और उसके बाद उसको डुबाया गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यही चीज़ होती है डायटम्स। डायटम्स क्या होता है, एक बहुत सूक्ष्म कण होता है, ये एक तरह से सिलिका का बना होता है। देखो क्या होता है, अगर कोई आदमी जिंदा है, अगर वो पानी में डूब के मरता है तो क्या वो पानी में जाने के बाद क्या सांस लेगा। ठीक है, अब सांस लेगा तो पानी में तो सिलिका पाई जाती है, पानी में ये सिलिका पाई जाती है। अब जब वो सांस लेगा तो क्या होगा, इसके फेफड़ों में सिलिका चली जाएगी, सांस के साथ साथ इसके फेफड़ों में क्या चली जाएगी, डायटम चले जाएंगे, सिलिका चले जाएंगे। अब होगा क्या, जब सिलिका जब पेट में चला गया है, फेफड़ा में चला गया स्पेशली फेफड़े में, तो क्या होगा, फेफड़े की जांच करेंगे और देखे जाएंगे कि अगर फेफड़ों में डायटम्स पाया गया है, सिलिका पाए गए हैं, तो उससे क्या पता लगेगा कि ये बंदा डूब के मरा है। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये हो गई। सेकंड बात, अगर कोई बंदा किसी को पहले से मार देता है और उसको देखते नहीं कि कार में मार के कार में डाल दिया और उसको धक्का देके डुबो दिया जाता है, तो क्या होता है, कोई बंदा पहले से मरा हुआ है, अब वो जाके उसको तालाब, समुद्र या नदी में डालेंगे तो क्या होगा, वो तो सांस ले नहीं रहा है क्योंकि वो पहले से मर चुका है। अब वो पानी में चला जाएगा तो सिलिका कहाँ तक पाई जाएगी, सिर्फ नाक तक, मुंह तक, कान वगैरह या फेफड़ों तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाएगी। तो उससे क्या पता लगेगा, उससे पता ये लगेगा कि जो बंदा है पानी से या डूबने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। अगर फेफड़े में पाया गया है तो वो डूब के मरा है, अगर फेफड़े में नहीं पाया गया है डायटम्स तो क्या वो पहले से मार दिया गया उसको और तब जाके डुबाया गया है। ये इसकी जांच करते हैं डॉक्टर। क्लियर, तो ये काम आता है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ा, जो सजीव जगत की 5 जगत प्रणाली होती है। पहला देखा मोनेरा में जीवाणु आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव आता है, O2 का उत्पादन होता है इसमें, O2 का। ठीक है, और दूसरा होता है प्रोटिस्टा में क्या, प्रोटोजोआ आता है, युगलिना आता है, डायटम्स आते हैं। डायटम्स के बारे में मैंने बता दिया, इनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। ये इसको मैं ये वाला टॉपिक मैं कोशिका में ही पढ़ाऊंगा। जब हम सेल्स चलेंगे, सेल्स डिवीजन, सेल्स को क्या है, सेल्स के बारे में क्या क्या है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में। फिर भी थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ बता देता हूँ, तो इतना उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे 3 जगत और देखते हैं। तीसरा देखेंगे, तीसरा जगत प्रणाली देखेंगे हम कवक, फंगस बोलते हैं, फंजाई, कवक फंजाई बोलते हैं, कवक। चौथा देखेंगे हम प्लांटी पादप। ठीक है, प्लांटी पादप। और 5वां देखेंगे एनिमेलिया समूह, एनिमेलिया जगत, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया स्पेशली एनिमेलिया में हम आते हैं, जंतु आते हैं, इस पर जितने भी जंतु हैं ये एनिमेलिया में आते हैं, एनिमेलिया। ठीक है, जो मानव है किस में आएगा, किस जंतु में आएगा,
किस जंतु जगत में आएगा? एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया जगत में आएगा, इसमें सारे जंतु आते हैं। क्लियर? तो ये हम 5 जगत इनको पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल जानेंगे। अभी हमने एक तरह से लिस्ट में इसको मर्ज कर दिया, बना दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो जो एक 1 बाय 1 है, किस जगत में है, क्या चीज़ है, वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें मानव आता है, मानव ऐसे लिख लेना, मानव। मानव आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि जो जगत क्या है, जगत 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 क्या है? जगत है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। सबसे बड़ी इकाई, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कह देंगे तो क्या हो जाएगा? जगत आंसर हो जाएगा, जगत। ठीक है, अगला देखेंगे हम, जाति। जाति वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई तो जगत हो जाएगा। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, यानी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन हो जाएगा? जाति। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई तो जगत, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई तो जाति हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो मनुष्य है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जो मनुष्य है, मानव है, उसका कौन सा जगत है, कौन सा जाति है, कौन सा संघ है, कौन सा उपसंघ है, सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जगत की बात करते हैं। जगत किस जगत के अंतर्गत आएगा? तो अभी हमने देखा किस जगत के अंतर्गत आएगा, तो एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आ जाता है। एनिमेलिया, जो मनुष्य है, एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आता है। जगत के बाद देखते हैं संघ किस संघ में आएगा? तो संघ हो जाएगा कॉर्डेटा संघ। कॉर्डेटा संघ या कॉर्डेटा, इसको कॉर्डेटा वही कहते हैं, रज्जु की। ठीक है, रज्जु की, यानी जितने भी हमारे शरीर में ये रज्जु, मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु, वो कौन सा है? कॉर्डेटा। और यही आगे चल के बाद में क्या बन गया? रीढ़ की हड्डी बन गई हमारी। तो जो उपसंघ होगा, उपसंघ रुकी, वर्टिब्रेट, कशेरुकी वर्टिब्रेट कहते हैं। जो क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। हमारी पीछे पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी। बाद में चल के यही रज्जु की बाद में आगे बढ़ के क्या बन गई? रीढ़ की हड्डी बन गई। ठीक है, तो वो उपसंघ होगा। आगे देखेंगे, वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वर्ग देख लें तो क्या है? मैमल्स हैं, मैमल्स। ठीक है, मैमल्स। अरे वर्ग वही जो कितने वर्ग होते हैं, जैसे मछली किस वर्ग में आती है? चलो लिखा देता हूँ। जो मछली हैं ऐसे लिख देता हूँ दोस्तों। जो वर्ग है उसको देखते हैं। जैसे जो मछली है, मछली को क्या कहेंगे? मछली को पिसीज। ठीक है, मछली को पिसीज कह देंगे। अगले देखेंगे जितने भी उभयचर होंगे, उभयचर जितने भी उभयचर होंगे उनको क्या कहेंगे? एम्फीबिया। उभयचर के बाद देख लेंगे जितने भी सरीसृप होंगे, सरीसृप को कह देंगे रेप्टाइल, रपटने वाले, रेप्टाइल। अगला देखते हैं जितने भी पक्षी होंगे, पक्षी वो सब कहा जाता है एबीज। और जो स्तनधारी होते हैं, जैसे मानव, स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हैं, जिसमें मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, जिनके स्तन होते हैं उनको कहते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो स्तनधारी को किस में आते हैं? मैमल्स। स्तनधारी आ जाते हैं मैमल्स। तो हम किस वर्ग में आएंगे? तो हम आएंगे मैमल्स वर्ग में। ये ऐसे करके मैमल्स वर्ग, ये थोड़ा सा अलग से लिख लेना दोस्तों, ऐसे करके। तो हम किस वर्ग में आएंगे? हम मैमल्स वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में? मैमल्स वर्ग में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखें वंश। वही वंश क्या है हमारा? वंश अभी बताया मैंने क्या? होमो। वंश बताया मैंने होमो। और जाति क्या बताया? जाति बताया था सैपियंस।
तो इतनी जानकारी भी मानव के बारे में चल रही है दोस्तों। ये सिर्फ मानव का एक तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि क्या मानव के बारे में है, क्या हमें जानना है, क्या क्या चीज़ है मानव को लेके। तो हमने देखा जो 5 जगत प्रणाली थी, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, यहाँ कवक हो गया, प्लांटीपादप हो गया और एनिमेलिया हो गया। तो जो हम हैं, क्या जो जंतु हैं किस जगत में आते हैं, तो एनिमेलिया जगत में, इसमें मानव आते हैं। आगे हमने देखा तो जो जगत की वर्ग, जो जगत क्या है, आखिर में जगत है क्या, तो जगत है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। वहीं पे सबसे छोटी इकाई हो जाएगी जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति हो जाती है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो मनुष्य है, मनुष्य को किस किस चीज़ों में डिवाइड किया गया है, तो जगत हो जाएगा एनिमेलिया, संघ हो जाएगा कॉर्डेटा, रज्जुकी कहा जाता है, उपसंघ हो जाएगा कशेरुकी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, बाद में चल के रीढ़ की हड्डी बन गई है, उपसंघ हो जाएगा कशेरुकी, वर्ग हो जाएगा मैमल्स, वंश हो जाएगा होमो और जाति हो जाएगी सैपियंस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर हमने ये देखा कि जो मैमल्स हैं, ये मैमल्स क्या है, वर्ग क्या है, तो वर्ग जितने भी ये सब मैंने बताया कि मछली किस वर्ग में आती है, पीसीज, उभयचर किस वर्ग में आते हैं, एम्फीबिया, सरीसृप किस में आते हैं, रेप्टाइल, पक्षी किस में आते हैं, एबीज, स्तनधारी किस में आते हैं, मैमल्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो दोस्तों, मानव के बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी देते हैं। जो मानव है ना, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, इसका वर्णन एक तरह से ये पहले बात करते हैं ये आया कहाँ से। जो होमो सैपियंस है वो द्विनाम पद्धति से आया। एक द्विनाम पद्धति है, यानी दो नाम से पता चल रहा है। होमो एक सैपियंस, एक वंश और एक जाति, तो ये क्या आया, द्विनाम पद्धति से आया ये वर्ड, द्विनाम पद्धति से, ये वर्ड द्विनाम पद्धति से आया। और द्विनाम पद्धति के जनक किसे माना जाता है, द्विनाम पद्धति के जनक माना जाता है, जनक वो होता है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है। और इस कैरोलस लीनियस ने इसका वर्णन, इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जो वर्णन दिया, जिसका वर्णन किया, इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, एक इनकी पुस्तक है, उसमें इस होमो सैपियंस का वर्णन किया था। किस पद्धति से आया, तो कह देगा द्विनाम पद्धति से आया, ठीक है। कह देगा कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है कहाँ की पद्धति से आया, तो द्विनाम पद्धति से आया, जो कि नाम होमो सैपियंस, दो नाम है ना, वंश और जाति। और कह देगा द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो कैरोलस लीनियस। इसका वर्णन अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ये इनकी पुस्तक है, इसमें इसका वर्णन किया गया था, ठीक है। अच्छा, और जानकारी देते हैं। जो मनुष्य है एक प्रकार से समतापी प्राणी है। जो मनुष्य है वो क्या है, मनुष्य कैसा प्राणी है, समतापी प्राणी है, अपना तापमान समान बनाए रखता है, समतापी प्राणी है। अलग अलग डिग्री में अलग अलग वो होते हैं, इनके तापमान माप होते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब ऐसे करके जो होगा आप सब पढ़ोगे केमिस्ट्री में। तो क्या है, एक ये समतापी प्राणी है मनुष्य। आगे हम बात करते हैं होमियोस्टेटिस, मनुष्य होमियो, जो मानव है, मनुष्य है, होमियोस्टेटिस का गुण रखता है। यानी होमोस्टेटिक होता है समस्थैतिकता, होमियोस्टेटिस को कहते हैं समस्थैतिकता का गुण रखता है। अब ये होता क्या है, देखो, जो समस्थिति का मतलब होता है अपने आंतरिक जो तापमान होता है, अपने आंतरिक के वातावरण को, अपने आंतरिक के जो वातावरण होता है, अपने आंतरिक के वातावरण को क्या नियत रखता है।
ये होता है समस्थैतिकता। अपने जो भी हमारे बॉडी है, हम ऐसा नहीं होता अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो हमें लगता है बुखार आ गया, यानी हम बीमार हैं। लेकिन अगर नॉर्मल रख रहा है ना, समस्थैतिकता बनाए रह रहा है, तो हम ठीक हैं। जितना है 98 फ़ारेनहाइट है तो उतना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस है तो उतना होना चाहिए। ऊपर नीचे होगा तो क्या हम बीमार से लगेंगे, वो अनबैलेंस हो जाएगा। यानी समस्थैतिक का गुण रखता है। अगर हम समान टेम्परेचर है हमारा तो हम क्या रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे लिख लेना, जो समस्थैतिक का मतलब क्या होता है, अपने अंदर का वातावरण क्या बनाए रखता है, नियत बनाए रखता है, नियत रखता है। ये होती है समस्थैतिकता, ठीक है। और मनुष्य का ब्लड कैसा है, वार्म ब्लडेड है, यानी गर्म खून है मानव का। जो मनुष्य का जो रक्त है वो कैसा है, गर्म रुधिर वाला है। जो मनुष्य है, मनुष्य गर्म रुधिर वाला प्राणी है। जो मनुष्य है वार्म ब्लडेड है, गर्म रुधिर वाला प्राणी है। क्योंकि ठंड आएगी तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है, लेकिन हम थोड़ी ठंडे पड़ जाते हैं। हमारा ब्लड तो वैसे भी गर्म रहता है, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, ब्लड हमारा हमेशा गर्म रहेगा। तो कैसा प्राणी है, वार्म ब्लडेड या गर्म खून वाला प्राणी है कौन, मनुष्य। अगला देखते हैं, अगली बात, जो मनुष्य होता है इसमें लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में भैया कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन, यानी हमें लिंग की जरूरत होती है। एक होता है मेल और एक क्या होता है, फीमेल, यानी दो लिंग हमें जरूरी होती है। मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल जनन नहीं होगा, हमें दो लिंग की आवश्यकता जरूर होती है। क्या होता है, मेल और फीमेल। तो क्या होता है, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। बाकी चीज़ में जो जनन तंत्र होगा उसमें पूरा हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये समझो, सिर्फ हम मानव के बारे में अभी हम जानकारी ले रहे हैं, अभी पूरा लंबा सा टॉपिक है ये। तो क्या होगा, मानव कैसा है, लैंगिक जनन होता है। और एक इम्पोर्टेंट क्या है, जो मानव है ना, जो मानव का जो शरीर संगठन है, शरीर संगठन किस लेवल का है, तो शरीर संगठन कहेंगे तो अंग तंत्र लेवल का है, अंग तंत्र प्रकार का, ठीक है। अंग तंत्र प्रकार का कैसे, देखो, सबसे पहले जब फर्टिलाइजन होता है तो क्या होता है, सबसे पहले युग्मनज बनता है, युग्मनज, जाइगोट, युग्मनज। अब युग्मनज आगे जन के ये एक प्रकार की सिर्फ एक कोशिका होती है, सेल होती है। अब यही कोशिकाओं का समूह, बहुत ज़्यादा समूह बना के क्या बना देते हैं, ये टिश्यू बना लेते हैं, ऊतक बना लेते हैं। और बहुत ज़्यादा ऊतक का समूह मिलकर ये बना देते हैं अंग बना देते हैं। और अंग जब पूरा संगठन हो जाता है तो अंग के बाद क्या बन जाता है, पूरा एक तंत्र बन जाता है। और तंत्र को मिला के क्या बन जाता है, एक शरीर या एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो हमारा शरीर किस प्रकार का है, अंग तंत्र प्रकार का है, ठीक है। सिस्टम्स है हमारे शरीर के अंदर, जैसे जनन तंत्र हो गया, पूरा श्वसन तंत्र हो गया। जनन तंत्र में जैसे आता है ओवेरी, अंडाणु, स्पर्म, ये सब आते हैं। टेस्टिस, ये क्या आता है, जनन तंत्र में आते हैं। वजाइना, योनि, पेनिस, ये सब किस में आते हैं, जनन तंत्र में आते हैं। जैसे हम डाइजेशन सिस्टम देखेंगे, जो पाचन तंत्र होता है, जैसे दांत हो गया, मुंह, जीभ, ग्रासनली, ये और बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक, ये सब क्या आता है, ये डाइजेशन सिस्टम में आता है। तो यही है हमारा एक अंग तंत्र प्रकार का। तो हम आगे इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं इसके बाद। जो हम तंत्र पढ़ने वाले अंग तंत्र, तो जो सिस्टम है, तंत्र हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी जानकारी सिर्फ मानव को लेके थी कि मानव कैसा प्राणी है, क्या उसकी खासियत है, किस जगत में आता है, किस संघ में आता है, किस उपसंघ में आता है। तो आज की जानकारी हमने यहाँ पर दी। अब कल से हम पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये आज की क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।